अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे विल डिस्कस पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। इसका हम लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। टोटल 10 एमसीक्यूज है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 201 जो हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स। और इसका जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है कि सम अलार्म्स आर वाचेस और दूसरा कंक्लूजन से ऑल वाचेस आर अलार्म्स। इसको मैंने आपको दो तरीक़ों से पहले भी ये करवाया है, जो लॉजिकल डिडक्शन करवाई है दो तरीक़ों से। पहला तरीका तो हमने जो किया है वो इनकम एक्सपेंस मेथड है, कि इनकम कितने है उसका एक्सपेंस कितने है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको करवाया है वो कौन सा है, वेन डायग्राम मेथड है। तो इसको हम दोनों तरीक़ों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और दोनों से ही सेम ही आंसर आता है। तो आपको जो तरीका आसान लगता है, जो आपको कंसेप्ट ईजीली ग्रैस्प कर सकते हैं आप, वो आप करेंगे। तो हमारे पास इनकम एक्सपेंस से अगर हम बात करें तो आल है, आल की जो इनकम है वो क्या है 150। ये मैंने आपको बोला था, याद कर लें ये सारा। आल की इनकम कितनी है 100, क्लॉक्स की वैल्यू 100, वॉचेस की 50। सिमिलरली सम की कितनी इनकम होती है 50-50। इसी तरह इधर क्या है, क्लॉक 50 होगा, इधर अलार्म क्या होगा 50 होगा। अब जब हमने दो स्टेटमेंट को मर्ज करना है, मर्ज करने का मैंने जो रूल बताया था, सबसे पहले हमने देखना है दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पहली स्टेटमेंट देखें, इसमें नॉट का वर्ड नहीं है, पॉजिटिव है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट देखें वो भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इनका जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अब हमने देखना है कोई नेगेटिव कंक्लूजन तो नहीं है। पहला जो है सम है, दूसरा जो ऑल है, तो दोनों नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए ये वाला रूल इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरा हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंस। अब कंक्लूजन्स देखें, सम अलार्म्स आर वॉचेस, इसमें अलार्म और वॉचेस दो वर्ड यूज हुए। अलार्म कौन सा है सेकंड स्टेटमेंट में, और वॉचेस कौन सी है फर्स्ट स्टेटमेंट में। यानी इन दोनों को हमने सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने का मैंने रूल बताया था कि एक का जो इन दोनों स्टेटमेंट में कम से कम एक जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सिमिलर एलिमेंट होने के अलावा इनमें एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए हमारे पास। सिमिलर एलिमेंट प्लस एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए हमारे पास। तो अगर हम देखें यहाँ पे आल पे, तो इसकी इन दोनों में सिमिलर एलिमेंट कौन सा है, क्लॉक। क्लॉक क्या है, सिमिलर एलिमेंट है। तो पहला रूल जो हो गया वो क्या ओके हो गया। अब दूसरा देखिए, इनमें से एक की वैल्यू क्या 100 है, यहाँ पे इसकी इनकम कितनी है 100 है, यहाँ पे 50 है, तो एक की वैल्यू क्या है 100 है। इस हिसाब से दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती हैं। तो देखें सम अलार्म और वॉचेस, सम की वैल्यू 50, एक्सपेंस 50, इधर एक्सपेंस 50। अब स्टेटमेंट में देखें, अलार्म का इधर एक्सपेंस 50 है, स्टेटमेंट में कितना है 50 है, करेक्ट है। एक्सपेंस इक्वल टू इनकम, करेक्ट है। वॉचेस का इधर 50 है, इधर भी 50 है, तो ये भी ठीक है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकम एक्सपेंस मेथड के मुताबिक पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट देखें, दूसरी स्टेटमेंट में वॉचेस की जो एक्सपेंस है वो क्या है 100 है, अलार्म का एक्सपेंस कितना है 50 है, वाचिस का एक्सपेंस 100 है। वाचिस की इनकम कितनी है, यहाँ पे आल की वैल्यू पुट करें तो वाचिस की इनकम कितनी आती है हमारे पास 50। वाचिस की इनकम 50 है, एक्सपेंस 100 है, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा होती है, एक्सपेंस कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस कंक्लूजन में एक्सपेंसेस ज़्यादा, इस हिसाब से दूसरी कंक्लूजन क्या होगी हमारे पास रॉन्ग हो गई। इस हिसाब से हमारे पास जो सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो होगी वो क्या होगी, करेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू इनकम एक्सपेंस मैथड। इनकम एक्सपेंस मैथड से सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारे पास वो ही करेक्ट होगी। तो इस हिसाब से ओनली स्टेटमेंट 1 विल बी फॉलोड, ओनली स्टेटमेंट 1 विल बी फॉलोड। तो हमारे पास ये ओनली कंक्लूजन 1 विल बी फॉलोड, ये करेक्ट है। अब हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा मेथड है, हमारे पास वेन डायग्राम मेथड है। वेन डायग्राम मेथड से अगर हम इसको सोल्व करें तो देखें हमारे पास जो पहली चीज़ है, वेन डायग्राम मेथड की मेरी अभी वीडियो मौजूद नहीं है, तो वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड करने की कोशिश करेंगी, ताकि आपको उसके टोटल 10 से 12 रूल्स हैं वो एक दफ़ा पढ़ लेना, तो वो 100% आपका क्लियर हो जाता है। वो इनकम एक्सपेंस मेथड से ज़्यादा आसान है, लेकिन ये है कि उसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये इनकम एक्सपेंस मेथड प्रेफर किया जाता है कि MD-CAT या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जब भी आपने सोल्व करना है तो इनकम एक्सपेंस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम से सोल्व करें तो ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, क्लॉक्स ये क्लॉक्स है, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, वॉचेस एक बड़ी टर्म है उसमें आ गया क्लॉक्स, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। दूसरा सम क्लॉक्स आर अलार्म्स, कुछ क्लॉक्स जो हैं वो क्या है अलार्म हैं।
कुछ क्लॉक्स हमारे पास क्या है, अलार्म्स हैं। कुछ क्लॉक्स हमारे पास क्या अलार्म है, और दूसरी स्टेटमेंट है सम क्लॉक्स आर अलार्म्स। अब कुछ क्लॉक्स ये हैं और ये क्या है, सम क्लॉक्स हमारे पास क्या है, अलार्म्स हैं। ये इस तरह बनेगा अलार्म्स, ये वाचीज़ है, ये क्लॉक है, ये अलार्म है। अब इसके हिसाब से देखें, जब आल वाचीज़ आर क्लॉक्स आर वाचीज़, इसकी जो मैं आपको पॉसिबल कंक्लूजन बताऊंगी, आल क्लॉक्स आर वाचीज़, इसकी पहली कंक्लूजन क्या होगी, आल वाचीज़ आर क्लॉक्स, पहली ये कंक्लूजन होगी। दूसरी ये होगी सम क्लॉक्स आर वाचीज़, जब आल है तो इसका कंक्लूजन में सम करेक्ट होता है, सम क्लॉक्स आर वाचीज़। तीसरी सम वाचीज़ आर क्लॉक्स, ये तीनों कंक्लूजन करेक्ट होंगी। दूसरी सम क्लॉक्स आर अलार्म्स, ये दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स। जब सम क्लॉक्स अलार्म्स हैं तो सम अलार्म्स भी क्लॉक्स होंगे, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स, तो सम अलार्म्स भी क्लॉक्स होंगे। ये जब मैं आपको पूरा लेक्चर में समझाऊंगी तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, जिन बच्चों को कंसेप्ट होगा वो अभी समझ सकते हैं इसको, तो बाकी स्टूडेंट भी समझने की कोशिश करें। देखिए अब हमारे पास कंक्लूजन है सम अलार्म्स आर वाचीज़, सम अलार्म्स आर वाचीज़। अब हमने इसको स्टेटमेंट के लिहाज से देखना है, ये अलार्म है, ये वाचीज़ है। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखिए अलार्म और वाचीज़ एक दूसरे के साथ बन रहे हैं, अलार्म और वाचीज़ डायग्राम में एक दूसरे में ये इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी सम अलार्म्स और वाचीज़, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, हमारे पास करेक्ट होगी। अब दूसरी देखें, हमने ये डायग्राम वेन डायग्राम से देखना है, आल वाचीज़ और अलार्म्स, क्या तमाम वाचीज़ अलार्म्स है, नहीं, तमाम वाचीज़ अलार्म्स नहीं है। यहाँ पे देख लें डायग्राम में, यहाँ पे सिर्फ अलार्म्स का कुछ हिस्सा आ रहा है, वाच के जो दायरा है, तो इस हिसाब से दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो ये भी काफ़ी आसान तरीका है, बस इसमें ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो आसान लगता है वो कर लें। इसके मुताबिक भी सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 ही हमारे पास करेक्ट होगी। तो ये था लॉजिकल डिडक्शन का पहला एमसीक्यू जो पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में दिया गया था, प्रैक्टिस टेस्ट में पूछा गया था। ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 था, पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो पेड सीरीज़ है। तो ये पहला एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर दिया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है, वेट ये रिमूव कर दूँ, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास ये काज एंड इफेक्ट का नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ कॉल्ड हैरी एंड सैम फॉर इंटेरोगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हैरी और सैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। हैरी एंड सैम को उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। हैरी एंड सैम हैव बीन एलिज्ड फॉर द मैच फिक्सिंग, इन दोनों को मैच फिक्सिंग, इन दोनों पे मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है, हैरी और सैम पे। तो इसको हमने सोल्व करना है। पहली चीज़, कुछ स्टूडेंट्स बल्कि मोस्ट स्टूडेंट ने इस एमसीक्यूज़ में मुझे पूछा है, ये तस्वीर भेज के पूछ रहे थे कि इसमें दूसरी स्टेटमेंट काज बनती है और पहली स्टेटमेंट अफेक्ट बनती है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब उन पे मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने उसको बुलाया। लेकिन जब भी हमने काज एंड इफेक्ट को सोल्व करना है तो इसको मैंने आपको 2 तरीक़ों से सोल्व करने का बोला था। 2 तरीक़ों से आपको ये सोल्व करना है। पहला तरीका ये है कि आपने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना इसके एमसीक्यू सोल्व करने में आसानी होगी। दूसरा, मैंने आपको सो और देयर फॉर के वर्ड्स यूज़ करने का बोला था, सो और देयर फॉर के वर्ड्स यूज़ करने का बोला था कि इन वर्ड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। अब इनको सो और देयर फॉर के वर्ड्स में बच्चों ने कहा है कि हमने सो और देयर फॉर के वर्ड में यूज़ किया तो हमारी जो दूसरी काज बन रही थी और पहली हमारी इफ़ेक्ट बन रही थी। तो ये आपको मैंने एक और बात बताई थी कि काज एंड इफ़ेक्ट में हमने उस स्टेटमेंट को प्रेफर करना है जो कि बहुत ज़्यादा करीब तर हो, जो करेक्ट आंसर के बहुत ज़्यादा करीब तर हो, या मोस्ट या एक्सट्रीमली रेलिवेंट स्टेटमेंट हो हमारे पास वो करेक्ट होती है। और दूसरी वो हकाइक पे उतरे। काज एंड इफ़ेक्ट में हमने हकाइक, हकीकी चीज़ें देखनी होती है। अब देखें, पहले इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेशन का मतलब है कि उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा, उस पर ये वाला वर्ड हम एलिज्ड का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा। इंटेरोगेशन के बाद इल्ज़ाम लगता है। पहले होती है इंटेरोगेशन, जब कोई भी केस हमारे सामने आता है सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके मशकूक मुल्ज़िमान को बुलाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर उन पर शक साबित हो जाए, यानी
यकीन से कम और शक से ज़्यादा, फिर उन पे ये एलिज्ड का वर्ड यूज़ करते हैं हम। तो इस हिसाब से हमारे पास पहले क्या चीज़ होती है, इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेशन के बाद ये इल्ज़ाम लगता है। इंटेरोगेशन के बाद वो मुल्ज़िम होता है, इंटेरोगेशन से पहले वो मुल्ज़िम नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारी पहली क्या चीज़ होगी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ कॉल्ड हैरी एंड सैम फॉर इंटेरोगेशन, सो या देयर फॉर हैरी एंड सैम हैव बीन एलिज्ड फॉर मैच फिक्सिंग। तो पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बुलाया, उसकी वजह से, अफेक्ट का यही मायने होता है ना उर्दू में, उसकी वजह से उस पर इल्ज़ाम लगा। तो उन पे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगा। तो इसके हिसाब से पहली काज होगी, दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, the availability of imported fruits has increased in the indigenous market and so the demand for indigenous fruits has been decreased। हुआ क्या है कि जो दूसरे मुल्कों से आ रहे थे फ्रूट्स हमारे पास, जो बाहर से आ रहे थे, जो इम्पोर्टेड फ्रूट थे, वो क्या थे, वो ज़्यादा बिकने लगे। लेकिन जो इंडिजीनियस थे, जो मुल्क के अपने बन रहे थे, जो इलाकाई थे, वो क्या हो गए, उनकी कम हो गई, उनकी सेल कम हो गई। कहाँ कम हुई है, अब ये चीज़ हमने देखनी इन इंडिजीनियस मार्केट, जो मुल्की मार्केट है, जो मुल्क की, जो जिसमें मुल्की चीज़ें, मुल्क की बनी हुई इलाकाई चीज़ें फ़रोख्त की जाती है, उसमें अब इलाकाई चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही, उसमें इंपोर्टेड एशिया फ़रोख्त हो रही हैं। तो इस हिसाब से डिमांड ऑफ इंडिजीनियस फ्रूट्स हैज़ डिक्रीज़। इस हिसाब से जो मुल्क की बनने वाली अशिया थी, उनकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो इसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो पहली स्टेटमेंट है, टू हेल्प द इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट, उनको जो मुल्की या इलाकाई प्रोड्यूसर्स हैं फ्रूट की, उनका क्या किया जाए, गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स, कि उनके फ्रूट्स पे ज़्यादा ड्यूटी आयद करें। तो इस इवन इफ़ देर इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, के ताकि वो अच्छी क्वालिटी के ना हो, तो उनकी इम्पोर्ट पे ज़्यादा वो पैसे लगाए, ज़्यादा ड्यूटी आयद करें, तो इस हिसाब से मुल्क का नुकसान होता है। इस हिसाब से क्या होगा कि इंपोर्ट का भी नुकसान होगा, और इंडिजीनियस फ्रूट जो होगा वो गुड क्वालिटी के बावजूद भी वो क्या होगा कि उसकी एक जो सही आती है, उसकी जो पेमेंट आती है या फिर उसका मुनाफा आता है, वो आना बंद हो जाएगा। तो ये इर्रेलीवेंट बात होगी, ये इर्रेलीवेंट बात इसको कह सकते हैं कि हमने क्या करना है, इंडिजीनियस फ्रूट मार्केट को हमने प्रोस्पर करना है, हमने उसको दोबारा तरक्की देनी है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिजीनियस अशिया पे हम ज़्यादा ड्यूटी आयद कर दें, यानी ज़्यादा टैक्स ऐड कर दें, इस हिसाब से ये नुकसान में आता है। तो इसलिए ये इसका क्या होगा, सही इसका हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास सही हल नहीं होगा। अब अगर हम दूसरी कंक्लूजन देखें, द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इम्पोर्टेड फ्रूट्स सो डैट द डिमांड फॉर द इंडिजीनियस फ्रूट वुड डिक्रीज़। जो फ्रूट वेंडर्स हैं उनको रोकना चाहिए कि वो जो फेरी वाले होते हैं, गली बाज़ारों में फिरते, कि वो बाहर से मिले हुए फ्रूट को ना सेल करें। तो इसमें भी देखें कितनी अजीब बात है कि जब स्टेटमेंट में हम इंडिजीनियस मार्केट की बात करें, हम इंडिजीनियस मार्केट की बात करें, हम फ्रूट वेंडर्स की बात नहीं कर रहे। हमने तरक्की देनी है, हमने उसकी प्रोडक्ट या सेल रेट को इंक्रीज़ करना है इंडिजीनियस मार्केट्स का। हमें वेंडर्स के सेल रेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वेंडर्स कौन से फ्रूट बेचें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से फ्रूट बेच रहे हैं, कौन से फ्रूट नहीं बेच रहे हैं, हमें इंडिजीनियस मार्केट से फ़र्क पड़ता है। तो इस हिसाब से ये स्टार से पढ़ के ये स्टार से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कि ये वाला कंक्लूजन भी फॉलोड नहीं होगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज डैम फॉलो, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वर्बल क्लासिफिकेशन का एमसीक्यूज है। अच्छा, ये वर्बल क्लासिफिकेशन है क्या? अच्छा, पिछले 1-2 पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में वर्बल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज आए हैं। वर्बल क्लासिफिकेशन में आपको याद दहानी पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जनरल नॉलेज कह लें। वैसे तो पीएमसी कह रही है कि एमडी कैट में जनरल नॉलेज नहीं आएगी, लेकिन ये समझ लें ये जनरल नॉलेज ही है आपके लिए। ये आपने बुक में पढ़ा होगा, ये आपने यानी हक़ाइक़ को देख के बताना है, रियलिटीज़ को देख के बताना है, विजुअल फैक्ट्स को देख के बताना है कि ये क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्लोनिंग इन एनिमल वाज सक्सेसफुली डन इन। फर्स्ट क्लोनिंग जो थी कौन से एनिमल में डन की गई थी, वो बुक में लिखा हुआ है, डोली शीप में थी ना, डोली शीप, उसका नाम भी लिखा हुआ है, साइंटिस्ट नेम का लिखा था, और आयरलैंड का शायद साइंटिस्ट था, तो मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन वो शीप में हुई थी। तो इतना तो सबको याद होगा, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, शीप होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन शीप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास,
आइडेंटिफाई द नंबर डैट फॉलोज दिस सीरीज़, वो नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज़ को फॉलो करे। आइडेंटिफाई द नंबर डैट फॉलोज दिस सीरीज़। 36 एंड 34, इनमें डिफरेंस कितना है? 36 और 34 में 2 का डिफरेंस है। 34 और 30 में कितना डिफरेंस है? 34 और 30 में 6 का डिफरेंस है। इसके बाद 30 और 28 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 28 और 24 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो अब दोबारा कौन सा डिफरेंस बनेगा? 2 का डिफरेंस बनेगा। अब ये सीरीज़ में 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो अब इसके बाद 2 का डिफरेंस आएगा। तो 24 में से 2 निकाले तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो इसके सीरीज़ में करेक्ट क्या होगा? 22 करेक्ट होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 22। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 22। तो 22 जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास MCQs number 206. The prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for past few months. जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो पिछले कुछ महीनों से अनचेंज्ड है। द क्रूड ऑयल प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों में जो खाम तेल है उसकी जो पैदावार है, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस है वो क्या है? बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो इन दोनों का बताइए आपस में क्या दिलक है। पहली चीज़, इनको सो या देयर फार से पढ़ें। द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स. So the crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. तो ये बिल्कुल so से बिल्कुल नहीं करेक्ट बनता, क्योंकि so इसके मीनिंग में नहीं बता रहा कि वो अनचेंज है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे इफेक्ट होगा कि डोमेस्टिक चीज़ इंटरनेशनल पे इफेक्ट नहीं करती। अब हम दूसरी बात करें कि इंटरनेशनल, अगर दूसरी को हम काज रखें, पहली को हम इफेक्ट रखें, तो इंटरनेशनल चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि डोमेस्टिक की प्राइस भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक की प्राइस अनचेंज कह रहे हैं, तो इस हिसाब से दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं, यानी इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज है हमारे पास। तो बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 207 MCQs है। स्टेटमेंट है हमारे पास पाकिस्तान इज़ मल्टीलिंगुअल कंट्री, उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये एहसान कर दिया है PMC ने, इतना आसान MCQs दे के बीच बीच में ये बच्चों पे थोड़ा बहुत एहसान भी किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो इसकी उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। अब इस स्टेटमेंट के लिहाज से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे? पहली कंक्लूजन है ऑल पाकिस्तानीज शुड लर्न मैनी लैंग्वेजेस। अगर आप हकाइक को देखें, आप रेलिवेंसी को देखें और एक्सट्रीमली रेलिवेंट बात को देखें, तो ऑल पाकिस्तानीज शुड लर्न नेशनल लैंग्वेज, और नेशनलिस्ट शुड लर्न नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे नेशनल नहीं मैनी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जो कि गलत है, तो ये पहला कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट है टू बी एन इंडियन वन नीड्स टू लर्न उर्दू। तो ये इंडिया कहाँ से आ गया? बात पाकिस्तान की हो रही है, उर्दू पाकिस्तान की ज़बान है, तो इंडियन बनने के लिए उर्दू क्यों सीखनी है? तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास? रॉन्ग हो गई। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नन बोथ ऑफ दीज डू नॉट फॉलो, नन ऑफ दीज यानी बोथ ऑफ दीज डू नॉट फॉलो, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है द हाई स्कूल मैच डिपार्टमेंट नीड्स टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन। अच्छा, ये बड़ा आसान सा MCQs है। देखें, न्यू चेयरपर्सन उन्होंने अपॉइंट करना है, तो विच विल बी बेस्ड ऑन दी सीनियरिटी। वो न्यू जो चेयरपर्सन आएगा वो बेस करेगा कि कौन सा ज़्यादा सीनियर होगा। तो सबसे पहले मिस्टर वेस्ट, मिस्टर वेस्ट जो हैं वो लेस सीनियर है देन मिस्टर टेम्पल से। मिस्टर टेम्पल यानी मिस्टर जो टेम्पल है ये ज़्यादा सीनियर है, वेस्ट जो है ये क्या है? कम सीनियर है। तो बट मोर देन ब्रोडी, लेकिन जो मिस्टर वेस्ट है ये मिस्टर ब्रोडी से ज़्यादा सीनियर है, यानी वेस्ट ब्रोडी से ऊपर है और वेस्ट से ऊपर टेम्पल है। मिस्टर रोडोज हैज़ मोर सीनियरिटी देन मिस्टर वेस्ट। जो रोड्स है, ये रोड्स जो भी है ये मिस्टर वेस्ट से ज़्यादा सीनियर है। मिस्टर रोड्स ये मिस्टर वेस्ट से ज़्यादा सीनियर है। तो मोर सीनियरिटी बट लेस देन मिस्टर टेम्पल, लेकिन ये मिस्टर टेम्पल से नीचे है जो रोड्स है, लेकिन मिस्टर वेस्ट से ऊपर है। तो
मिस्टर टेम्पल जो है डजंट वांट दी जॉब, जो मिस्टर टेम्पल है ये क्या जॉब लेना नहीं चाहते, मिस्टर टेम्पल को नौकरी नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा कि अब कौन हु विल बी न्यू मैथ डिपार्टमेंट का जो न्यू हेड होगा वो कौन सा होगा। तो न्यू हेड क्योंकि उन्होंने पहले बताया बेस्ड ऑन सीनियरिटी, जो सीनियर होगा वो क्या होगा न्यू हेड होगा। तो यहाँ पे सीनियर कौन सा है मिस्टर ब्रोडी सबसे नीचे, उसके बाद मिस्टर वेस्टर, सबसे ऊपर कौन से मिस्टर रोड्स। तो न्यू हेड कौन सा होगा मिस्टर रोड्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मिस्टर रोड्स का ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिस्टर रोड्स का है। तो यहाँ पे मिस्टर रोड्स इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास काज एंड इफेक्ट का। भाई पीएमसी का फेवरेट टॉपिक ही काज एंड इफेक्ट है। बच्चे कह रहे हैं हमारे गलत काज एंड इफेक्ट से हो रही है, और पीएमसी जो है वो छेड़ी काज एंड इफेक्ट को रही है कि हर इस टेस्ट में 3-4 इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी के कर रहे हैं। लॉजिकल डिडक्शन के काम आ रहे हैं, एक आ रहा है जो लेटर सीरीज़ का आ रहा है, सारे आसान दे रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा काज एंड इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन काज एंड इफेक्ट इनके काफ़ी ज़्यादा आसान भी और अब तो रिपीट भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 2 से 3 रिपीट हो ही जाते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज है, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल जो कंप्यूटर है पीसी है हर एक के पास होते हैं, उनकी जो प्राइसेस है वो क्या हो रही है कम हो रही है। स्कूल गोइंग किड्स आर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग हाउ द कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो उनकी जो प्राइस कम हो रही है, क्या उसकी वजह से बच्चे ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक वक्त था जब ये मोबाइल्स वगैरह की, कंप्यूटर की बात कर लें, इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर का डिपार्टमेंट मौजूद था, अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के बावजूद मौजूद है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्राइसेस ज़्यादा हो तो हम लर्न करना छोड़ दें। तो लर्न का प्राइसेस से कोई भी तल्लक नहीं है। तो पहली काज और दूसरी इफेक्ट नहीं हो सकती। अब दूसरी को काज और पहली को इफेक्ट के ज़ुमरे में अगर देखें तो स्कूल गोइंग किड्स आर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग हाउ द कंप्यूटर ऑपरेट्स। उनके इंटरेस्ट की वजह से, भाई कंप्यूटर ऑपरेटर इतने अच्छे लोग हैं कि उनके इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने प्राइस डिक्रीज़ कर दी। तो ये भी गलत होगा कि यहाँ पे इस बेस पे कि कौन कितना इंटरेस्ट देते हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास रॉन्ग होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट एंड 1 और 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजी, यानी ये इंडिपेंडेंट काजीज के इफेक्ट्स हैं। दोनों के इफेक्ट्स, दोनों के काजेज डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे का काज या इफेक्ट नहीं है, दोनों के काजेज डिफरेंट हैं। लास्ट एमसीक्यूज है भाई हमारे पास। तो ये एमसीक्यूज है हमारे पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोइंग टू कंक्लूजन गिव आंसर। आंसर देना है, ये स्टेटमेंट गिवन है हमें। प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी। अच्छा कह रहे हैं मेरे लिए इंतज़ार ना करो, आई मे बी लेट, हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। स्टार्ट टेकिंग लंच एज सून एज द गेस्ट अराइव। अच्छा ध्यान से पढ़ें स्टेटमेंट को। पहली चीज़ है कि बंदा कह रहा है मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतज़ार ना करो, यानी बंदे का इंतज़ार नहीं करना। अब दूसरी स्टेटमेंट है स्टार्ट टेकिंग लंच एज सून एज गेस्ट अराइव। अब गेस्ट का इंतज़ार नहीं करना कि वो आके बैठ के लंच लेते हैं या नहीं। एज सून एज लफ्ज़ आपको गाइड कर रहा है, जो एज सून एज का लफ्ज़ यूज़ किया है कि आपने गेस्ट का इंतज़ार नहीं करना कि वो भाई नहा धो के जो फ्री हो के आके आपके साथ खाना खाएंगे, आपने उनसे पहले ही अपना खाना शुरू कर देना, उनका इंतज़ार वगैरह नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि लंच बन चुका है, लंच बन चुका है। लंच यानी वो जो कह रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा, वो लंच बन चुका है, या फिर लंच ये है कि रेडी है, दूसरे ने बना लिया, किसने बना लिया, लंच रेडी है, लंच का डिले होने का कोई भी चक्कर नहीं है। तो अब इसके अगर हम कंक्लूजन या अजम्पशंस को देखें, पहला अजम्पशन है कीपिंग गेस्ट वेटिंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो ये डिज़ायरेबल नहीं है कि गेस्ट को इंतज़ार करो, उनके आने का, उनके लंच करने का इंतज़ार करो। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट से पता चल रहा है, तो ये करेक्ट है। दूसरी देखें लंच में नॉट बी रेडी इन द टाइम, तो दूसरी गलत है। देखें स्टार्ट टेकिंग यहाँ पे आप इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट के बाद ING फॉर्म आई हुई है। तो स्टार्ट टेकिंग ये आपको बता रहा है कि फ़ौरन शुरू कर दो। एज सून एज गेस्ट अराइव, स्टार्ट टेकिंग यानी गेस्ट्स के आने से पहले लंच रेडी होगा, यानी लंच बन चुका है, लंच टाइम से पहले रेडी होगा। तो इस वर्ड्स ने, स्टार्ट टेकिंग के वर्ड ने हमें बताया कि लंच टाइम से पहले रेडी हो जाएगा।
और एज सोन एज के वर्ड ने हमें बताया कि गेस्ट का आपके साथ बैठ के खाना या आपका उनका इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब हम इनके करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली अजम्पशन 1 इज़ इम्प्लीकेट, यानी पहली अजम्पशन को ही सिर्फ फॉलो किया जाएगा, दूसरी अजम्पशन गलत होगी। तो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, नहीं बल्कि ये लास्ट MCQ था। तो ये लास्ट MCQ था जो PMC का पेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 था, इसकी ये डिस्कशन थी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।